हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में लेकर के आए हैं। आपको पता होगा कि यूपी पॉलिटेक्निक के लिए आपका पेपर आ चुका है, एडमिट कार्ड। उसी के लिए क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक के जितने भी मैथ के प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मैंने पूरी मैथ की एक सीरीज को आज आपके सामने बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपका मैथ एकदम बेसिक से कमज़ोर है, बेसिक से सीखना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और चलिए आज हम शुरू करते हैं। यूपी पॉलिटेक्निक के लिए प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी मेरे भाई मैथ सीखना चाहते हैं, हम हर एक कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल एकदम लो लेवल से लेके चलेंगे, एकदम आसान तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे और आपको यकीन दिला दें कि आप मैथ यहाँ से एकदम बिल्कुल सीख करके जाएंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और हम हर एक एक प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। और आप लोग को बिल्कुल आसान तरीके से उतारते हुए चले जाना है, समझते हुए चले जाना है। समझने और समझाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। पहला प्रश्न है 8 पर 3 घात गुणे 4 पे 2 घात बटा में 4 पर 3 घात गुणे 4 पर 2 घात। अब ये अगर मान लीजिए आपको प्रश्न मिल जाता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। पहला नंबर ये कहीं भी आपको मिल सकता है, चाहे आपका एग्जाम एसएससी सॉरी पीएमएसएसबी योजना में हो जाए, चाहे एनएमएमएस में आ जाए, चाहे अन्य ऐसे किसी भी एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ जाए तो कैसे सरल करेंगे देखिएगा। एक प्रयास करेंगे कि कैसे इसका बिल्कुल आसानी से उत्तर हम लोग ला सकें। अब हम इसको क्या करेंगे कि देखिए क्या करना होगा कि देखिए 4 पे 3 घात है, ये 4 पे 2 घात है। पहला काम तो 4 पे 2 घात वाला इसको कट कर देगा तो 4 पे घात बचेगा। तो कहेंगे कि देखिए ऊपर रह गया हमारा 8 पे 3 घात, और अगर इसको बदल दें तो ये हो जाएगा 2 पे 2 घात को हम 4 लिख सकते हैं और 2 पे 4 घात। ठीक है, 8 पे 3 घात आपको पता होगा कि जब 8 लिखते हैं तो 8 को हम क्या कहते हैं, 2 पे 3 घात करते हैं। तो हम लोग कर देंगे कि 2 पे 3 घात पर घाते 3 हो जाएगा। अब गुणा में ना घात जुड़ जाता है, तो देखिए आई क्या है 2 पे 2 घात और 2 पे 4 घात, तो जुड़ हो जाएगा 2 पे 6 घात हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 तिलिके 9, 2 पे 9 घात हो गया और 2 पे 6 घात हो गया। भाग है तो भाग में ना भाग में घात घट जाता है, तो घट जाता है तो मतलब 2 पर 9 ये ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो 2 पर 3 घात हो जाएगा। तो 2 पर 3 घात का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, अर्थात इसका उत्तर कितना आ जाएगा 8। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसके लिए मैंने घातांक करड़ी चैप्टर पढ़ाया हुआ है, वहां से आप इसको समझेंगे तो समझ जाएंगे कैसे हम लोग 2 पे 3 घात को इतना लिख दे रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे प्रश्न मिल जाता है तो प्रयास ये करते हैं ना कि जो नीचे आधार वाली संख्या होती है उसको एक जैसे लिखने का, एक जैसा जैसे ही आप लिख लेते हैं फिर उसको हमको आसान सरल करना आसान बन जाता है। तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न आपका आया था, दूसरा प्रश्न की ओर तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है एक वृत्त की परिधि 176 मीटर है। एक वृत्त है, वृत्त की परिधि 176 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या बताओ। त्रिज्या बताओ। देखिए ये सब आपको एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। वृत्त की परिधि दे दिया 176 मीटर और हमसे त्रिज्या पूछ रहा है। आइए बताते हैं आपको। जैसे क्या कहा होगा ना कि एक वृत्त बना दिया होगा और यहाँ इसका बिंदु O होगा और यही जैसे केंद्र पर टच करेगा तो इसको R त्रिज्या कहते हैं। परिधि किसको कहते हैं, पूरा अगर एक राउंड हम मार लेते हैं इसको परिधि कहते हैं। तो परिधि दिया है, परिधि हमारा दिया है 176 मीटर।
और हमसे त्रिज्या पूछ रहा है। तो वृत्त का जो परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। परिधि का हमको मान दे दिया 176, तो रख देंगे। पाई का मतलब होता है 22/7 और आर का वैल्यू हमको पता करना है। अब देखिए कैसे इसको काटते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए या ऊपर वाला ऊपर को काट सकता है। तो चलिए पहले हम इसको अच्छे से सजा लेते हैं। इसका देखिए तिर्यक गुणा इसमें करेंगे, तो गुणा करेंगे नहीं, खाली लिख करके छोड़ देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 22 गुणे आर हो जाएगा। आर का मान निकालना ना, तो इस वाले पद को नीचे भेजना पड़ेगा, मतलब 176 गुणे 7 आएगा। 176 गुणे 7 बटा में 2 गुणे 22 बराबर आर हो जाएगा। अब काटिए, देखिए 2 से 2 एक कम 2 है 17 है ना, तो 2 8 16 हो जाएगा। हासिल इसको एक दे देगा तो 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर 11 से काट दीजिए, 11 8 88, 11 दूना के 22, इसको काटिए 7 एक 2 एक कम 2, 2 चौक को 8, यहाँ का ये 4 रह गया, यहाँ का ये 7 हो गया, तो गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28 आ जाएगा। अर्थात जो ये वृत्त की त्रिज्या है वो 28 मीटर की है। कितने मीटर की है? 28 मीटर की है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ये आप ही लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है। मैंने मतलब क्लास 9th और 10th 11th 12th के जो पीएमएसएसवी योजना या फिर ऐसे बहुत सारे विद्याधन स्कॉलरशिप्स का ऐसे प्रश्न उसमें बिल्कुल आते हैं, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। ये पॉलिटेक्निक के लिए भी महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेकंड प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मिटाते हैं इसको, ठीक है, लग गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चन से आपका एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है, यदि ऊंचाई 5 मीटर है तो बेलन का आयतन बताइए। आपको मैं यहीं पे आकृति द्वारा समझा देते हैं। एक बेलन है, ठीक, ये जो ऊंचाई दिया है 5 मीटर दिया है, कितना दिया है? 5 मीटर दिया है, और ये जो पूरा इसके आधार का जो क्षेत्रफल है वो दे दिया है 154 मीटर स्क्वायर। आपसे क्या पूछ रहा है? बेलन का आयतन बताना है। बेलन का आयतन बताओ। आयतन सुनिए, ये एक हमारा लंब वृत्तीय आकार का बेलन है। यहाँ से बेलन की जो लंबवत ऊंचाई दे दिया है 5 मीटर, और ये आधार का क्षेत्रफल दे दिया है 154 मीटर स्क्वायर। तो आपको बेलन का आयतन बताना है। तो देखिए दिमाग हम लोग कैसे लगाते हैं। बेलन का जब हम लोग आयतन निकालते हैं तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए एच का मान तो हमको पता है, लेकिन आर का मान हमको नहीं पता है। तो आर का मान कैसे पता करेंगे? तो देखिए यही दे दिया है आर का मान पता करने के लिए। वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, वृत्त आधार ई और वृत्त न होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता है। सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तब क्षेत्रफल कितना दे दिया? 154। इससे ना हम लोग आर का मान निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पाई को अगर मान लीजिए पाई का मान रख देते हैं हम लोग 22/7 रख देते हैं। तो काटिए 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 दूना के 22 हो जाएगा। 2 एक कम 2, 2 7 14, इस 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 7 7 49 बराबर आर स्क्वायर। तो हमको आर का मान चाहिए, तो इधर स्क्वायर करड़ी का रूप ले लेगा, और करड़ी में संख्या 49 का मान 7 होता है, अर्थात आर का मान कितना आ गया? 7। अब हम लोग वृत्त जो ये बेलन है उसका आयतन निकाल रहे हैं हम लोग। तो आयतन निकाल रहे हैं, तब पाई का मान 22/7
आर स्क्वायर, आर का मतलब 7 का स्क्वायर, यच का मतलब 5 मीटर दे दिया है हमको। तब 22/7 गुणे स्क्वायर है इसीलिए 2 बार 7 लिख देंगे, एगो 7 से एगो 7 कट जाएगा। अब इस देखिए अब दिमाग कैसे लगाते हैं, इस 5 का गुणा ना इसमें कर देंगे। आपको पता है कि 5 दूना 10, 5 दूना 10 से 11 हो जाएगा, गुणे 7 रह गया ये वाला, तो इस 7 का गुणा कर देंगे तो 11×7 = 77 मीटर क्यूब, क्योंकि हम लोग आयतन निकाल रहे हैं। आयतन निकालते हैं ना तो जो मात्रक होता है घन में लिखते हैं, इसमें लिखते हैं घन में लिखते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे लगाते हैं, मतलब ये सोचने का आपको नजरिया पता होना चाहिए ना कि पाई आर स्क्वायर में जो पाई आर स्क्वायर एच दिया है तो एच का मान तो हमको दे दिया है, लेकिन आर का तो मान नहीं दिया है, तो आर का मान निकालना पड़ेगा आपको खुद से दिमाग लगा के। इस प्रकार से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे, और चंद लाइनें कुछ सुनाएंगे आपको कि किसी ने कहा है कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ और इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं हुआ। तो दोस्तों आप लोग संघर्ष कीजिए, संघर्ष आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया है। जब तक आप लोग कोई कठिन परिश्रम कर रहे हैं उसके प्रति संघर्ष नहीं करेंगे तो उस काम में आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं मन लगा के कीजिए, एकदम संघर्ष के साथ कीजिए। आज नहीं होगा, मुझे पता है कि एक दिन में कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन एक ना एक दिन जरूर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिकोणमिति से उठाया हुआ है और दिया है tan 150 अंश का मान बताइए। tan 150 अंश का मान बताइए। देखिए आपको कम से कम 90 तक तो सभी मानों आपको पता होना चाहिए, लेकिन अब उससे ज्यादा दिया है तो चलिए बताते हैं कैसे लगाएंगे आप। tan 150 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 + 60, ठीक है। और आपको पता है कि 90 + 60 किस में आता है, दूसरा चतुर्थांश में। तो पहला वाला में देखिए ASTC ना होता है, ASTC मतलब साइन और उसका उल्टा, दोनों वाला का मान पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव हो जाता है और मान बदल जाएगा। तो tan 90 + थीटा बराबर हो जाएगा -cot थीटा, थीटा की जगह 60 अंश लगा देंगे। और आपको पता है कि cot 60 अंश का मान क्या होता है, 1/3। तो इसलिए tan 150 अंश का मान आ जाएगा -1/3, ठीक है। आप लोग जब पढ़े होंगे तो आप लोग को सिखाया होगा ASTC के बारे में, ठीक ना। ये दूसरा चतुर्थांश में पड़ेगा 90 + 60 अंश, तो 90 ये वाला हो गया, 180 के अंतर्गत इसमें आ जाता है, तो 150 इसमें आएगा। तो इसमें आएगा तो देखिए इसमें साइन और उसके उल्टा मतलब कोसेक का मान ना इसमें पॉजिटिव रहता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो हमको tan का मान दिया था, tan का मान क्या होगा, ऋणात्मक आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह सभी मान आपके पते होने चाहिए कि साइन 0 अंश के मान, साइन 30 अंश के मान, साइन 90 अंश के मान। अगर आपको नहीं पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ट्रिक के जरिए आपको सिखा सकता हूँ इन सब के मान को, ठीक ना। चलिए एक और प्रश्न लगाते हैं। ये आया था आपके पॉलिटेक्निक के पेपर में, अगर ये 90 अंश कितना हो, 90 अंश का हो, चित्र ऐसे बना था, चित्र हम बनाते हैं, सही है, ठीक ना। इसका मान दे दिया था 45 अंश और इसका मान दिया था 36 करोड़ी में 2। ये A है, ये B है, ये C है। इसका मान पूछ रहा है आपसे कि इसका मान जो यक्स होगा उसका मान बताइए। देखिए जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए और ये बीच में क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज आना चाहिए। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आना चाहिए। तो कैसे लगाएंगे, अब सोचिए कि ये इसका मान दिया है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो साइन का tan कोसेक सेक में क्या होता है, लंब और कोण जब हम लोग लेते हैं, लंब और कोण का संबंध कौन बताता है, तो साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कोण होता है,
बस आपका उत्तर आ गया। साइन थीटा, तो थीटा का मान कितना है 45, तो लिखेंगे साइन 45 अंश बराबर लंब, तो लंब हमको ज्ञात करना है, कोण कोण हमको दे दिया है 36 करोड़ी में 2। ठीक है, अब आइए मान रखते हैं, साइन 45 अंश का मान सबको पता है कि 1/करोड़ी में 2 होता है, यक्स बटा में 36 करोड़ी में 2। अब देखिए बराबर के इधर वाला अंक, इधर वाला मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपको पता होगा जब नीचे संख्या रहती है ना सेम तो कट जाता है। देखिए करोड़ी में 2 से करोड़ी में 2 कट जाएगा, काट दिए। तो अब इस 36 को ना इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36 से कम 36, यह आ जाएगा यक्स, अर्थात जो ये लंब आया है यक्स का मान कितना हो जाएगा 36। इसी प्रकार से आपका इसका भी मान पूछ सकता है। जब इसका मान पूछेगा तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, इसका संबंध बताने वाला कोई त्रिकोणमिति के अंकों को रखेंगे। ठीक है, आपसे साइन थीटा इसलिए लिए थे क्योंकि लंब बटा के कोण हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप लंब और कोण में संबंध बता के आप लंब का मान निकाल सकते हैं। ओके, हाँ ठीक ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, मिटा रहे हैं इसको। देखिए अगर इस वीडियो में आपका प्यार सा नहीं रहा तो बिल्कुल एकदम ऐसी वीडियो आपको रोज डेली बाई डेली मिलती रहेगी। बस आप लोग को करना है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसे वीडियो सीखने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे समय समय पे आपको स्कॉलरशिप्स की जानकारी देते हैं, तैयारी के पर्पज से भी पढ़ा रहे हैं हम लोग। और हमारा एक दूसरा चैनल है, इसका नाम है अवे क्लासेस कंसेप्ट एंड ट्रिक। वहाँ पे मैंने क्लास 9th और 10th 11th 12th का पढ़ाने के लिए मैंने बैचेस चालू कर दिया हूँ। तो वहाँ से भी आप अगर स्कूल की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैथ स्कूल का चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, साइंस पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न है कि एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और उसके आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। पहले हमने शंकु बनाते हैं, ये हमारा हो गया शंकु। शंकु की ये ऊंचाई पूछ दे दिया है, ये इसको बोलते हैं ऊंचाई। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। और ये होता है इसका आधार, ये क्या होता है आधार। अब देखिए प्रश्न क्या दे दिया है, शंकु की ऊंचाई ना 16 सेंटीमीटर दे दिया है, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई कहेगा तो खाली खड़ा वाली ऊंचाई, और तिरछी ऊंचाई जब कहेगा तो ये तिरछा वाला ऊंचाई। ठीक है, फिर कह रहा है इसके आधार का ये जो व्यास है पूरा बढ़कर यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका माप दे दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछा है ना कि शंकु का तिरछी ऊंचाई बताना है, तिरछी ऊंचाई बताना है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे, देख जानिए। अगर हम यहाँ पे एक बात करें शंकु कैसे बनता है, तो शंकु में अगर कोई समकोण त्रिभुज, ऐसे समकोण कोई त्रिभुज ले लें और उसको इसी के अक्ष के परितः एक बार नचा दें, मतलब इसको इसे घुमा देंगे, ऐसा आकृति बन जाएगा। तो जो हाई वाला ऊंचाई होता है ना उसको यक्ष से दिखाते हैं, उसको ऊंचाई बोलते हैं, उसको लंबवत ऊंचाई बोलते हैं। और ये वाला जो होता है उसको तिरछी ऊंचाई, और नीचे वाला उसका आधार और व्यास होता है। ठीक है, तो आपसे तिरछी ऊंचाई पूछ रहा है ना, तो एक प्रकार से देखिए ये वाला जो होता है ना ये समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये ऐसे आया है और ये यहाँ पे समकोण का मतलब 90 अंश का बनता है, तो ये हमारा आधार हो जाएगा, लंब हो जाएगा, एक कोण हो जाएगा। और आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हुए हैं। तो देखिए व्यास हमको दे दिया है, व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर, लेकिन हमको चाहिए क्या, त्रिज्या। हमको पूरा का मान दे दिया है, इतना का मान चाहिए, त्रिज्या का मान चाहिए। तो हम लोग व्यास में 2 से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगी 12 सेंटीमीटर की होगी। अब देखिए हमको ये इतना वाला पता चल गया 16, और यहाँ से यहाँ तक पता चल गया 12।
इसकी इसका नाम चाहिए, मतलब कि तिरछी ऊंचाई। देखिए तिरछी ऊंचाई को यल से दिखाते हैं। यल बराबर करड़ी में होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, मतलब हाई वाला एच है, हाई वाला आर है। तो यल बराबर एच का मान कितना है 16 का स्क्वायर, आर का मान कितना है 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256, आपको अच्छे से बताए हैं, और इसका होता है 144। जोड़ देंगे तो 4 और 6 10 को 0 हासिल है, 5 और 9 10 को 0 हासिल है, 2 3 1 4, मतलब 400 आ जाएगा। 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 20 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, अर्थात इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी है मेरे भाई 20 सेंटीमीटर है। परीक्षा में अगर आपसे ऐसे पूछ देता है तो आप इसी प्रकार से हल करेंगे ताकि आपका आंसर लाने में कोई कठिनाई न हो, आप तुरंत इसका उत्तर ला सकें, ठीक ना। ऐसे बहुत सारे कोई भी पूछ देते हैं, पहले आपको दिमाग में इन सब के सूत्र और इन सबको याद तरीका होना चाहिए कि अगर शंकु कह रहा है तो शंकु का क्या है, उसमें लंब तिरछी ऊंचाई और आधार व्यास क्या होता है वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका तिरछी ऊंचाई कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। आइए, तो इस प्रकार से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि नहीं हम मैथ कितना आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है, एकदम हम आसानी से हल करते हुए सभी प्रश्नों को चल रहे हैं। अगर इसी तरह से आप सीखना चाहते हैं तो हमारा YouTube पे मैं 60 दिन 60 मैराथन नाम से मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैं पूरे आपको लाइन से मैथों के हर एक चैप्टर को सॉल्व करवा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट का पूरा। अब तक शायद 15-16 तक वीडियो बन चुकी होगी उस चैप्टर से संबंधित, आप उसको जरूर देखिए। दिया है कि 500 मजदूर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, उसी काम को 2 दिन में पूरा करवाना होगा तो कितना मजदूर लगेंगे। देखिए मजदूर और काम कह रहा है ना कि एक काम जो है 500 मजदूर जब मिलके 8 दिन में कंप्लीट कर दे रहे थे, अगर उसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करवाना है तो कितना मजदूर लगेंगे। उसी काम को 2 दिन में, अगर काम 2 दिन में दिन लिखते हैं, देखिए 500 मजदूर किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो 2 दिन में उसी काम को करवाना रहेगा तो कितना मजदूर लगाना पड़ेगा। आइए आपको एक सूत्र दिखाते हैं। MD बराबर MD, नाम सुने होंगे, M1 D1 M2 D2। यम से होता है मैन, डी से होता है दिन, अगर इसी में घंटा जोड़ देगा तो इसी में यच कर देंगे तो यम डी एच मसाला हो जाएगा। तो पहले में देखिए मैन कितना है 500, डे माने दिन, कितना दिन में कर रहा है 8 दिन में। दूसर का मैन कितना है तो नहीं पता है, दूसर का दिन में 2 दिन हो रहा है, ठीक है। यम 2 का मान निकालना है तो 2 को हटाना पड़ेगा, 2 1 कम 2, 2 चौक को 8, 4 का 5 का गुणा 4 में कर देंगे, 5 चौक को 20 हो जाएगा। यम 2 का मान कितना आ गया 20। अर्थात हमको जो मजदूर है वो अब काम पर हमको 2000 लगवाने पड़ेंगे। अगर इसी तरह से अगर हम चाहते हो कि हमारा जो काम है 8 दिन के बजाय 2 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाए तो हमको मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और कितनी करनी पड़ेगी तो 2000 मजदूर को लाना पड़ेगा, तब जाके 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि अगर दिन की संख्या घटानी रहेगी तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं 10 दिन का जो सिलेबस है मैं 2 दिन में पढ़ लूँ, 10 दिन का सिलेबस 2 दिन में पढ़ लूँ, तो आपको जो पढ़ने की जो समय अवधि है, उसको जो पढ़ने का स्पीड है उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से है कि अगर कोई काम 8 दिन के बजाय 2 दिन में करवाना चाह रहे हैं कि हमारा 2 दिन में पूरा एकदम कोई घर चाहे कोई भी काम हो जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आदमियों की संख्या बढ़वानी पड़ जाएगी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि 2 संख्याओं का योग 26 है, उनका अंतर 10 है,
तो वो संख्या बता दीजिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको संख्या आधारित मिल जाएगा। दे दिया है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग दे दिया। देखिए योग 26 है और उन दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। तो हमको पहली संख्या और दूसरी संख्या बताइए। बहुत आसान तरीके से लगाएंगे, बस इसको आप देखते रहिए। मान लेते हैं कि पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है। दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो उत्तर 10 26 आता है। फिर अगर पहली वाली को दूसरी में से घटा दे रहे हैं तो उत्तर 10 आ जा रहा है। ठीक है, अब हमको देखिए क्या मिल गया। कक्षा 8 के जैसे समीकरण मिल गया, कह देंगे जी सर हाँ समीकरण मिल गया। अब जोड़ देते हैं, b से b कट जाएगा क्योंकि जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया, तो हम क्या करेंगे कि ना कि दोनों को जोड़ेंगे। तब प्लस में b है माइनस में b है तो दोनों कट जाएगा। कटने के बाद क्या होगा देखिए, a और a मिला के 2a हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। तो a का मान निकालना है, 2 को हटाना पड़ेगा, तो 2 को इसके नीचे लगा देंगे और काट देंगे तो कितना हो जाएगा 18। अर्थात एक संख्या जो हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। दूसरा संख्या निकालते हैं, तो देखिए a का मान आया ना 18, तो हम लोग समीकरण पहला वाला क्या था a प्लस b बराबर 26, तो a की जगह 18 रख दीजिए बराबर 26। तो b बराबर 26, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 18 और b बराबर ये इसको आगे देगा तो 16 में से 8 जाएगा 8, एक में से जाएगा 0, मतलब दूसर की संख्या कितना हो जाएगा, दूसर की संख्या हो गया 8 और पहल की संख्या कितना हो जाएगी 18। अब आपको बताना होगा कि जो आपका आंसर आया है क्या वो बिल्कुल राइट है कि सही है कि गलत है, कैसे पता करेंगे। तो दोनों को जोड़ने पर 26 आना चाहिए था। 18 में 8 जोड़ेंगे 26, 18 में से 8 हटाएंगे तो 10। अर्थात हमारा जो आंसर 8 और 18 आया है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको लगा सकते हैं, लगा लीजिए। देखिए ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे सवाल। जैसे जैसे सवाल बोलता है ना वैसे वैसे आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपका आंसर एकदम सटीक और सही आता है। ठीक है, लगा होगा। अब आइए अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और यकीन मानिए कि ये सबसे हार्ड सवाल में से एक है, लेकिन आपको लग जाने के बाद सवाल ऐसा नहीं लगा कि हार्ड था। दिया है घनाकार टंकी की जो भीतरी भुजा है, जैसे मान लेते हैं ना कि एक टंकी है जो घन के आकार की है, मान लीजिए घन के आकार का है, ये भी 50, ये भी 50 और ये भी 50। ये कोई टंकी है, कह रहा है ना कि इसके अंदर 5 लीटर पानी भरा हुआ है। कितना लीटर? 5 लीटर पानी इसके अंदर भरा हुआ है। अगर ये नहीं 5, ये पूरी भरी हुई है, ठीक है, और इसमें से 5 लीटर पानी जो है बाहर हम लोग निकाल लेते हैं। तो कह रहा है ना कि टंकी में जो पानी है अगर निकाल लेने पे जो पानी अब कितना सतह तक रह गया। सुनिए सवाल, एक घनाकार टंकी की भीतरी भुजा 50 सेंटीमीटर है। यदि पानी से भरी पूरी टंकी में से 5 लीटर पानी बाहर निकाल लें तो टंकी में पानी कितना ऊंचाई तक रह जाएगा। सवाल समझ गए होंगे, आइए इसको लगाते हैं। कहा है ना कि भाई टंकी जो है पूरी तरह से पानी से भरी हुई है, तो पहले नंबर की टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। टंकी का चूंकि घन के आकार का है तो a पर 3 घात हो जाएगा, मतलब 50 पर 3 घात हो जाएगा। तो 5 का घन होता है 125 और 3 को 0 जोड़ देंगे। अर्थात इस पूरे टंकी की जो आयतन है वो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,25,000 इस पूरी टंकी की आयतन है। इसमें से क्या कह रहा है ना कि 5 लीटर पानी बाहर निकाल लिया गया। तो सुनिए 1 लीटर जब पानी हम लोग निकालेंगे
तो उस टंकी का 1000 घन सेंटीमीटर कमी हो जाएगा। कितना होता है आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर। तो ऐसे ही हम लोग 5 लीटर जब पानी निकाल लिए, कितना 5 लीटर पानी निकाल लिए, तो 5 गुणे 1000 घन सेंटीमीटर का मतलब कितना 5000 घन सेंटीमीटर क्या होगी, कमी हो गई। क्या हो गई, कमी। तो कितना बचा, अर्थात शेष पानी 1,25,000 पूरा टंकी में पानी था और उसमें से 5,000 पानी निकाल लिए, तो 1,20,000 पानी रह गया घन सेंटीमीटर। ठीक ना, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। टंकी का पूरा बड़का वाला आयतन था 1,25,000 और उसमें से 5 लीटर पानी बाहर निकाल लिए, तो 1 लीटर में होता है हमारा 1000 घन सेंटीमीटर, तब 5 लीटर में हो जाएगा 5000 घन सेंटीमीटर। तो पानी, इतना पानी बाहर निकाल लिए, तो हम उसको घटा लेंगे, तो पानी का स्तर कुछ लेवल तक गिर जाएगा, मतलब यहाँ तक कुछ आ जाएगा। तो अब पानी का टंकी का ऊंचाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ऊंचाई। तो टंकी का अब जो है बचा हुआ पानी है, उसमें टंकी के लंबाई और चौड़ाई से भाग दे देंगे। तो लंबाई 50 है, चौड़ाई भी कितना है 50 है। ऊंचाई ना बदलेगा, जैसे देखिए पानी अगर इसमें निकाल लेंगे तो स्तर गिर जाएगा, लेकिन लंबाई चौड़ाई तो उतना ही रहेगा। तो 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 से कम 5, 5 दूना के 10, 5 चौको 20। ठीक है, एक बार फिर से काटते हैं, 5 से कम 5, 5 दूना के 10, 5 चौको 20, ये जीरो। ठीक है, फिर 5 से काट दीजिए, 5 चौको 20, 5/40 मतलब कि 48 सेंटीमीटर। जब हम लोग इस टंकी में से 5 लीटर पानी जब बाहर निकालेंगे, तो जो इसकी ऊंचाई थी 50 सेंटीमीटर, अब 50 सेंटीमीटर पानी की ऊंचाई न रह के अब कितना हो जाएगी, 48 सेंटीमीटर तक पानी की ऊंचाई रह जाएगी। यही आपसे सवाल में पूछा गया था। आप इस प्रकार से प्रश्न को लगा सकते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, पहले हमने टंकी का पूरा आयतन निकाल लिया है, फिर पानी कितना निकला है उसको हमने घन सेंटीमीटर में निकाल लिया है, फिर घटा लिए उसको, तो जितना रह गया है उसमें टंकी की लंबाई और चौड़ाई से भाग दे दिए हैं, हमारा आंसर आ गया है। अब चलिए काफी और चाय वाला सवाल लगाते हैं। तो आप कहेंगे काफी और चाय वाला सवाल ई क्रम सवाल है। कह रहा है कि 70 व्यक्तियों के समूह में से, मान लेते हैं कुल व्यक्ति कितना थे, कुल व्यक्तियों का समूह 70 है, उसमें से 37 व्यक्ति कॉफी पीते हैं। क्या पीते हैं, 37 व्यक्ति कॉफी पीते हैं और चाय पीते हैं 52 व्यक्ति। ठीक है, पीना पसंद, 70 व्यक्तियों के समूह में से 37 व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं और 52 व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम कुछ न कम से कम पेय पदार्थ अवश्य पीना पसंद करते हैं। तो बताइए कितने व्यक्ति हैं जो दोनों पीते हैं। समझिए 70 व्यक्ति थे, इसमें से कुछ व्यक्ति थे जो चाय भी पीते थे, कॉफी भी पीते थे। तो 37 व्यक्ति कॉफी पीते थे और 52 व्यक्ति चाय पीते थे। तो चलिए पहले पता कर लेते हैं कि कुल पीने वाले कितना थे। तो 9 हो जाएगा 8, मतलब 89 व्यक्ति जो ऐसे थे पेय पदार्थ ले रहे थे, लेकिन समूह में हमारे तो केवल 70 व्यक्ति के जिक्र किया है। तो ऐसा लग रहा है कि इसमें से जो व्यक्तियों की संख्या आई है, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी गणना हम कॉफी में भी कर ले रहे हैं और किसमें, चाय में भी कर ले रहे हैं। तो उन्हीं व्यक्तियों को हमको बताना है। तो बस क्या करेंगे, 89 में से 70 घटा देंगे, आएगा 19, अर्थात 19 ठो व्यक्ति ऐसे उस समूह में विद्वान थे जो चाय भी पी लेते थे, कभी कभी मिल जाता था तो, और कभी कभी कॉफी भी पी लेते थे।
तो पूछ रहा है कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों पीते हैं, तो 19 व्यक्ति इस समूह में ऐसे विद्वान हैं जो दोनों पीते हैं। ठीक है, अब आप इस प्रश्न को लगा लीजिएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्नों की सीरीज हम क्या कर रखे थे, हाँ एक प्रश्न और लिख लेते हैं। दिया है ना कि एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है। ये वाला समझ में आया कि नहीं आया है? दोनों को जोड़ लेंगे 89 आ जाएगा, 89 में से 70 घटा देंगे। देखिएगा, दिया है कि एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसके परिवृत्त की का क्षेत्रफल बताइए। सुनिए, पहला काम, एक वर्ग हम बना रहे हैं। मान लीजिए कि एक वर्ग है जिसकी सभी भुजाएं 8-8 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, इसके अंदर ना एक हम वृत्त बनाए। क्या बनाए हैं? वृत्त बनाए हैं। वृत्त बना हुआ है अंदर में बाहर वृत्त ना ऐसे करके, इसके बाहर एक वृत्त बना है। तो ये जो वृत्त बना है ना, उसी का हमको क्षेत्रफल बताना है। अब कैसे बताएंगे सुनिएगा, एक बार फिर चित्र आपको सिखाते हैं। मतलब देखिएगा, वृत्त जो है बाहर है, एक 8 सेंटीमीटर का हमारा वर्ग है, और इसी का एक परिवृत्त मतलब बाहर एक वृत्त बना है, उसी वृत्त का हमको क्षेत्रफल पता करना है। तो पहले ये पता कीजिए, ये इससे टच है, ये जो पहले हम बीकर्ण की लंबाई पता कर लेंगे। तो जब बीकर्ण की लंबाई पता कर लेंगे तो यही क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा। ये वृत्त का व्यास हो जाएगा, उसका आधा कर देंगे तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, और वृत्त की त्रिज्या जब आ जाएगी तो हमको पाई आर स्क्वायर से इसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए लगाते हैं। पहले हम निकालेंगे वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, भुजा करणी में 2 होता है। भुजा कितना है 8, तो 8 करणी में 2 हो जाएगा। इस पूरे वाले जो वृत्त का जो ये देख रहे हैं आप लोग, सबसे बड़ी वाली जो जीवा को व्यास कहते हैं, तो वृत्त का जो व्यास आ गया कितना, 8 करणी में 2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, हमारा व्यास आ गया 8 करणी में 2 सेंटीमीटर। लेकिन हमको तो त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए, त्रिज्या। तो त्रिज्या पूरा में को जब 2 से भाग दे देंगे तो आधा पता चल जाएगा। 8 करणी में 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 4 करणी में 2 सेंटीमीटर। अर्थात जो वृत्त आ गया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, उसका जो लंबाई है 4 करणी में 2 आ गया। अब हम इसी वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल सबको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर मतलब कि 4 करणी में 2 का होल स्क्वायर। सवाल में अगर पाई ऐसे ही उत्तर दिया रहेगा पाई में, तो पाई को ऐसे ही छोड़ देंगे। 4 का वर्ग 16 और करणी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 16, अब देखिए कोई भी संख्या जब करणी में होती है और उसका जब स्क्वायर करते हैं तो वो केवल करणी हट जाती है। 16 दूना के 32 करणी में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो देख लिए ना, ऐसे प्रश्न अगर आप नहीं जानते होंगे तो बिल्कुल इतने आसान प्रश्न को आप छोड़ करके आ जाएंगे। लेकिन अगर आप जानते रहेंगे तरीका कि कैसे इसको हल करना है, तो आप तुरंत इसका उत्तर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रयास था, ये जो पिछले साल पेपर में पूछे गए थे प्रश्न, वो सब हमने लाने का एक प्रयास किया है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हमारा प्रयास कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।